हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। अभी तक मैंने आपको मैथमेटिक्स के कई चैप्टर के सवाल आपको बता दिए गए हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी की बेस के आधार पर हम पूरी किताब से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और ये लगभग आपको पर डे लगभग 30-32 क्वेश्चन पर डे आपको बता देंगे। मतलब 150 से 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे और उनमें से आपके 20 क्वेश्चन आपको आने निश्चित हैं और वही 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर को मजबूत करेंगे। यानी 70 नंबर के पेपर में आपका 20 नंबर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन के आधार पर आप वो 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। और ये लगभग आपके 4 से 5 क्लास में चलेगी। लगभग 150 क्वेश्चन आपके होंगे जो आपको पूरे किताब का एक निचोड़ एमसीक्यू देगा, जिसके आधार पर आप सभी 20 प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस YouTube चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये अन्य दूसरों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और उनसे भी कहें कि ये सभी क्वेश्चन को आप देखिए जो आपको 20 नंबर देने में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। चल, तो पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर रियल नंबर से। किस चैप्टर से? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से है। अब इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे हम सॉल्व करेंगे उनको लगाने का प्रयास करते हैं। दिया द HCF ऑफ 306 एंड 657 एंड 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक के लिए आप पढ़े होंगे कि यूक्लिड का नियम। क्या पढ़ा है आपने? यूक्लिड का नियम। यूक्लिड के नियम के आधार पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। ये आपका पहले चैप्टर से संबंधित है। किससे संबंधित भैया? पहले चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? यूक्लिड नियम का फार्मूला क्या होता है हम उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर आप सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड का नियम क्या होता है? जैसे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, कहते हैं भाग। जैसे अगर हमने लिख दिया कि हमने 50 में 25 का भाग दिया, ये 25 का भाग दिया तो 25 गुना 50 आ गया और ये हमारा शेषफल 0 आ गया।
तो हम इसको क्या करते हैं, एक को भाज करते हैं, एक को भाजक और एक को भागफल। क्या करते हैं भैया, भाज भाजक और भागफल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं भागफल। और ये क्या होता है, भाग देने वाला, यानी जिससे भाग दिया जाता है, ये भाजक होता है। और ये क्या होता है, भाज संख्या। यानी कहने का मतलब इसका एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं, यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब दिया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 306 और 657, ये देखिए किससे कटता है। तो क्या करेंगे, पहले 306 में 657 का भाग दे देंगे, यानी 657 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 306 गुना 612 हो जाएगा। अब 7 में से 2 हो गया, 5 हो गया, 5 में से गया 4 हो गया, कितना गया भैया, 45 आ गया। अब 45 यहाँ फिर 3 छोटी संख्या 306 से भाग देंगे, तो 45 4 45 गुना 90, 9 चौके 36, यानी आपका हो जाएगा 8 बार, 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 2 30, 1 31, यानी ज्यादा आ रहा है तो 6 बार जाएंगे। तो 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, कितना हो जाएगा भैया, 270। यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और यहां पर हो जाएगा 270, बचेगा कितना हमारा 36। यहाँ हो गया 45, तो 36 से कम 36, बचा कितना आपका, बच जाएगा 5 4 9, और 9 से क्या हो जाएगा, 36 कट जाएगा, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, 18 आ जाएगा। क्या जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि यहाँ 9 से संख्या 36 कट रही है, लेकिन क्या देखें 306 से 9 कट रहा है, तो 9 अगर देखेंगे तो 9 27, 27 3 बज 36 और 9 चौके 36, यानी 306 कट गया। लेकिन 9 से क्या 657 कर सकता है, 9 से देखें तो 9 7 63 हो गया, और 2 यानी 27 9 27, यानी कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। क्यों, 9 ही एक ऐसी संख्या है जिससे 306 भी कर सकता है और 657 भी कर सकता है। देखिए 9 27, 3 बचा 36, 9 चौके 36, फिर 9 7 63, 2 बचा 9 27, यानी यहाँ पर 63 है, यहाँ 34, यानी 9 ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों, यानी जिसके माध्यम से दोनों कट सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। करा किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है यदि हर में अभाज्य गुणनखंड हो। क्या दिया भैया, हर में अभाज्य गुणनखंड हो, यानी अभाज्य गुणनखंड होगा तो वह क्या हो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी वह परिमेय संख्या का लाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं 1/2, 1/2 की लिखेंगे तो ये 0.5, यानी ये क्या परिमेय संख्या है। उसी तरह 1/5 लिखते हैं तो 0.2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम 1/3 लिखें तो इसका आता है 0.33, क्या है, ये 3 3 3 बार बार चला जा रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर ये परिमेय संख्या आती है लेकिन पुनरावृत्ति के बाद, लेकिन कह रहा है दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए। यहाँ पर क्या रहा है, दशमलव प्रसार बढ़ रहा है, इसका मतलब 2 और 5, यानी अंश का मान क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो वह संख्या क्या आती है, वह क्या सत्य होती है, परिमेय संख्या कहलाती है, और उसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 135 और 225 का एचसीएफ। अभी हमने बताया क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग दे दिया तो एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, यहाँ कैंसिल हो गया 90, फिर 135 का भाग दे देंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बच गया 45 हो गया, और 45 यहाँ 90, तो 45 गुना 90, यानी क्या हो गया भैया 45 आ गया। क्या गया 45, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 45। अब देखते हैं अपने आंसर की पुष्टि के लिए
कि क्या 45 से ये दोनों संख्या कट जाइए। अगर देखें तो 135 में 45 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 135 ये कट जाएगा। लेकिन देखें क्या 225 कटता है, 225 तो 45 यानी 5 बार जाएगा तो 225, यानी कहने का मतलब 45 से दोनों संख्या कट गई, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस किसके लिए किया जाता है, एचसीएफ के लिए। अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया कि किसके लिए किया जाता है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू, किसी बहुपद के शून्यों की संख्या बराबर होती है, किस पर बराबर होती है, एक्स एक्स पे के प्रतिच्छेदक संख्या, वाई एक्स से दूरी, घात, स्थिर पद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष से प्रतिच्छेदों की संख्या हमेशा शून्यों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बहुपद x-4 का शून्य है, यानी इसका x का मान क्या है, तो हम x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, x-4 इक्वल टू हमने रख दिया 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी -4 है, उधर चल जाएगा +4, तो +4 कहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a, यानी +4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सम ऑफ जीरोज, यानी x² - 7x + 10 में सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने आपको फार्मूला एक होगा ax² + bx + c = 0, यानी ये कोई अगर बहुपद है और इस बहुपद में शून्यांकों का योग निकालना हो, क्या निकालना भैया, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। अब यहां पर b देखें तो -7 है, तो -7 और माइनस पहले से लग जाएगा, और अपन a यहां पर कितना है 1 है, तो 1, यानी इसका मान आ जाएगा +7। कितना आ जाएगा +7, तो +7 देखिए किसमें है, b में, यानी इसका शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद 2x + 5 का शून्य है, तो क्या हो गया भैया 2x + 5 इक्वल टू हमने रख दिया 0। अब यहां पर रखेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -5, या x इक्वल टू -5/2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2.5। तो यहां पर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, बी, कौन सा ऑप्शन है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा -2.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है, अ पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ द लाइंस आर, यानी रेखीय समीकरणों का युग्म असंगत होता है यदि रेखाएं हों। असंगत मतलब कि उसका कोई भी हल नहीं हो सकता, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो असंगत कब होगा, जब वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो इनका क्या होगा, हल असंगत होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया है। अब यही क्वेश्चन हुए, यानी उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ दिया है दूसरे तरह से, दूसरे तरीके से, कि समांतर रेखाओं के होते हैं वन सॉल्यूशन, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भाई समांतर रेखाएं होंगी तो ये कभी मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो इनका हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया है संयोगी रेखाओं के कोइंसिडेंस, जो संयोगी रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं भैया, संयोगी रेखाएं, मतलब एक ही बिंदु पर दूसरी रेखा भी चली जाती है,
दूसरी रेखा चली जाती है तो इसका क्या होगा, इसके हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। यहां पर देखेंगे तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन यानी अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इफ द डिस्क्रिमिनेट इज 0 रूट्स आर, यदि विवेचक शून्य हो तो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण का किससे संबंधित है, द्विघात समीकरण से। तो विविक्त कर हमने जानते हैं, विविक्त कर इसी को कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं भैया, विवेचक। यानी अगर विविक्त कर का 3 कंडीशन बताया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब 0 होगा तो इसका क्या होगा, मूल समान होगा, मूल समान व वास्तविक होगा। कैसा होगा, मूल समान व वास्तविक होगा। तो यहां पर देखिए दो समान यानी वास्तविक मूल होंगे, यानी मूल क्या हो जाएंगे, 2 होंगे, लेकिन वे क्या होंगे, समान और वास्तविक होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि विवेचक है यानी विविक्त कर। विविक्त कर अभी हमने बताया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या कहते हैं, विविक्त कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विविक्त कर कहते हैं। यानी डी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भैया, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दिया है द nth टर्म ऑफ एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n वां पद होता है तो समांतर श्रेणी का पहला पद देखिए, जैसे अगर हम समांतर श्रेणी समझे, हमने लिखा क्या, 1 2 3 4 5, ये क्रम से लिख दिया हमने। तो ये क्या है, समांतर मतलब समान अंतर पर, समांतर का मतलब हो गया हमारा समान अंतर पर। क्या हो जाएगा भैया, समान अंतर पर, यानी 2 अंकों के बीच का अंतर समान हो। जैसे 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 1। यानी ये अंतर है, इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, यानी डी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर अगर हम जैसे देखें, इसको लिखा हमने 1 और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, यानी अगर हम इसको पहला पद ए मान लें तो इसको क्या लिखेंगे, a + d। अब यहाँ 3 है तो a + 2d लिख सकते हैं। इसी तरह चौथा पद है तो हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d। यानी देखिए अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह से n वां पद की बात करें, n वें पद की बात करें तो a + n आ रहा है तो n से 1 कम, यानी n - 1 इंटू डी। तो कौन सा होगा, बी। कौन सा हो गया आंसर भैया, बी हो जाएगा, यानी a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने आपको बताया था समरूप त्रिभुज की वृत्त से संबंधित जब सवाल बता रहा था तो उसी में समरूप त्रिभुज यानी 2 त्रिभुज हैं। अगर 2 त्रिभुज हैं तो 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे भैया, कब होंगे, जब यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मान लिया ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। अब अगर कोण ए बराबर पी हो, यानी कोण ए इक्वल टू कोण पी हो, कोण बी इक्वल टू, यानी कोण बी का मान क्या, कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी इक्वल टू कोण आर के बराबर, यानी कोण सी इक्वल टू कोण आर के बराबर, यानी ये तीनों क्या है, कोण बराबर है, यानी संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत कोण क्या होंगे भैया, बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी कहां दिया है, संगत कोण समान हो, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं 0, 0, 3, 3, 4 के बीच की दूरी, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी क्या क्या दिया भैया, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु का यानी ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब इसका निर्देशांक दिया है 0, 0, इसका निर्देशांक दिया है 3, 4।
अब दो बिंदुओं बीच दूरी, यानी इसको हम मानते हैं x1 y1 और इसको क्या मानते हैं x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर लिखें x1 और x2, यानी x2 क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा भैया 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे आंसर दिया है बी, क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। क्या दिया है कि दूरी का सूत्र, अभी हमने बताया दूरी का सूत्र क्या बता दिया है, d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा है पहला, कौन सा आंसर है पहला हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर ए, क्या दिया भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। ये क्या हमारा सर्वसमीका, क्या भैया सर्वसमीका, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। ये आपको वृत्त से संबंधित वृत्त में बताया गया है। जब हमने बताया था कि कोई वृत्त है, अब इस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, तो यहां और त्रिज्या है, तो त्रिज्या इस पर क्या होती है हमेशा लंब होती है, यानी त्रिज्या हमेशा लंब होती है। तो स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी त्रिज्या के लंबवत होगी। क्या होगी त्रिज्या के लंबवत हो जाएगी, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर उसी तरह सा क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है। तो स्पर्श रेखा कहां छूती है, अभी बताया हमने स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के केवल एक बिंदु को छूती है। किसको छूती है एक बिंदु को, ये नहीं कि 10 बिंदु को छूती है, ऐसा तो कुछ नहीं 10 बिंदु को छू रहे। तो कितने बिंदु को छू रही है एक बिंदु, यानी 1 पॉइंट को। कितने बिंदु को छूती है एक बिंदु को छूती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया है एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इज, यानी 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। फिर उसके बाद पूछ देता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसी तरह से वृत्त की परिधि का एक और क्वेश्चन हो सकता है, वृत्त की परिधि जब व्यास दिया हो, तो 2 पाई r को हम लिखते हैं 2 पाई r लिखते हैं, यानी पाई इंटू 2r, और 2r बराबर क्या होता है d, तो इसको लिखते हैं पाई इंटू डी, यानी परिधि का मान भी पाई इंटू डी होता है। क्या होता है पाई इंटू डी, और डी क्या है हमारा व्यास है, डी क्या है व्यास है, और यह व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगना। यहाँ पूछा क्या भैया r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले से संबंधित है, तो गोले का आयतन देखें, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भैया 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से होता है गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम अर्धगोले की बात करें, किसकी बात करें भैया अर्धगोले की के आयतन की बात करें,
अर्धगोले के आयतन, यानी अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा भैया, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शंकु से संबंध, कह रहा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु क्या होता है भैया, शंकु कैसा होता है, टोपी के आकार का होता है। कैसा होता है, टोपी के आकार का होता है, इस तरह से होता है शंकु। और ये क्या होता है, वृत्त होती है, और ये त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है, हमारी ऊंचाई, यानी ये एच होता है, या आर होता है, और ये क्या होता है, एल होता है। इसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, यानी सीधी ऊंचाई। और ये क्या हमारी त्रिज्या है, क्या भैया, त्रिज्या है। तो अब यहां पर हमें निकालना हो तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर एल। अब इसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वक्रपृष्ठीय यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से दोनों से क्या कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा एल प्लस आर। यानी वक्रपृष्ठीय का मतलब ये हमारा हो गया। अब संपूर्ण का मतलब इसमें ये वाला भी जुड़ जाएगा, यानी वृत्त भी जुड़ जाएगा। यानी वक्रपृष्ठ में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस एल प्लस आर हो जाएगा। अब पूछा गया भैया शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बी, यानी पाई आर एल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता हमने क्या बताया था, प्रायिकता मतलब होता है संभावना। क्या होती है, संभावना। और संभावना क्या होती है, अधिकतम 1 हो सकती है। क्या हो सकती है, अधिकतम 1। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। यानी प्रायिकता की जो सीमा होगी वह क्या होगी, 0 से 1 के बीच। अब कह रहा है असंभव घटना, असंभव ना हो, असंभव होना मतलब 0। कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो असंभव हो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अब देखिए क्या गया, प्रायिकता का मान होता है, अभी हमने बताया प्रायिकता का मान कहां से होता है, 0 से 1 के बीच। कितना बताया, 0 से 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी निश्चित है कि घटना होना ही होना है। तो हमने क्या बताया, जब निश्चित है यानी उसकी सीमा क्या है, 0 1। 0 मतलब निश्चित नहीं है, और 1 क्या है, निश्चित है। तो निश्चित होने का मतलब क्या हो गया, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मीन इज, यानी माध्य होता है। माध्य किसे कहते हैं, तो माध्य क्या होता है भैया, एवरेज होता है। हमने क्या बताया था, समांतर माध्य बराबर क्या हो गया था, सभी पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, और ये क्या होता है, औसत के मान बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं, औसत, यानी एवरेज भी कहते हैं। यानी समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। उसी तरह हमने माध्यिका का बताया था, माध्यिका का भी बताया था। तो माध्यिका का क्या बताया था कि हम अगर क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम के आधार पर अगर सम संख्या है, सम पद है, पदों की संख्या क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका हमने बताया था n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अगर विषम संख्या हो,
अगर विषम संख्या हो यानी पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो हमने बताया था n+1/2वां पद, ये हमने बताया था माध्यिका। उसी तरह हमने क्या बताया था, बहुलक। क्या बताया था भैया, बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम जो संख्या, अधिकतम आवृत्ति वाली संख्या, अधिकतम आवृत्ति वाली संख्या, यानी वह संख्या जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, वह संख्या क्या हो, जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, वह क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो इसके विषय में अगर पढ़ना हो तो आप पिछले की सांख्यिकी के 3 क्लास हमने बताया है, उन तीनों क्लासों को आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया, बहुलक दर्शाता है, क्या भैया, बहुलक दर्शाता है। तो बहुलक किसको दर्शाता है, अभी हमने बताया कि अधिकतम आवृत्ति संख्या यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुलक क्या बताता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी अधिकतम आवृत्ति वाली संख्या, अधिकतम आवृत्ति वाली संख्या, ये क्या बताती है, हमारी बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी इस YouTube चैनल पर नए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे जितनी भी क्लास आपकी आ रही है उसके संबंध में आपको क्लास मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।